हेलो एवरीवन। तो कई लोग जो हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपने कई सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी होंगी कि कई लोग जो है 3 इटरेशंस में करते हैं, कई 4 इटरेशंस में करते हैं। कई लोग जो है 1 घंटे में ही पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे घंटे में जो है उन क्वेश्चंस को करते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न है। ठीक है? और कई लोग जो है पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। कई अच्छे नंबर भी लाते हैं लेकिन 1 इटरेशन में ही पूरा पेपर करते हैं। तो करना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ करने के लिए। ठीक है? तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर लीजिए उसको। लेकिन जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए इससे सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चनों में पड़ेगा। देखो होता क्या है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। व्हेन यू गो एंड गिव इन द एग्ज़ाम, तो हम ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है? पहली प्रॉब्लम तो ये हमारी सबसे बड़ी ये होती है कि शुरू का जो पेज पढ़ते हैं और जो दूसरा पेज पढ़ते हैं, तीसरा पेज पढ़ते हैं ना, तो मान लो इन 3 पेजों में आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आया, तो आप होपलेस हो जाते हो। जब आप होपलेस हो जाते हो, तो काफ़ी मतलब अगर आगे 4-5 पेजों में आपके आने वाले क्वेश्चंस भी हुए ना, तो उन्हें भी आप डाउटफुल नज़रों से देखने लगते हो। ठीक है? क्योंकि आपको ये कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली रहता है कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है, अगर ईज़ी क्वेश्चन आ गया ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ यूपीएससी ने ना गेम किया होगा। वो इतना ईज़ी नहीं हो सकता। तो आप जो ईज़ी क्वेश्चन है उसको भी गलत करके आते हो। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आप करते हो। तो सबसे पहला ये काम इसको रिमूव करने के लिए करना है इस चीज़ को, कि आप ना पूरे पेपर को ना शुरू का 5 से 10 मिनट पूरे पेपर को एनालाइज़ करो। ठीक है? एनालाइज़ करके मतलब एक ओवरव्यू ले लो कि पॉलिटी का पोर्शन कहाँ है, इकोनॉमी का पोर्शन कहाँ है, ऐसे। ठीक है? दूसरी मैं सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जिससे सीधे-सीधे 4 से 5 नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे। दूसरी ट्रिक में ये है कि मान लो ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है? वर्क पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, ठीक है? जब भी आप ये शुरू के जो 5-10 मिनट में पेपर को बस पन्ने पलटते हो, देखते हो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। मान लो इसमें पॉलिटी और लेट्स से एंशिएंट के क्वेश्चन है, तो यहाँ पेज पे ना ऊपर पॉलिटी और एंशिएंट लिख दो, पीए। ठीक है? और यहाँ पे मान लो इकोनॉमी के क्वेश्चन है पेज 2 में, तो यहाँ इकोनॉमी लिख दो। यहाँ पे मान लो आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, तो यहाँ एनवायरमेंट लिख दो, एनवायरमेंट जियो लिख दो। तो इन सारे पेपर्स में मान लो आपके 30-35 ऐसे पेजेस हैं, तो सारे पेजेस में ना आप सब्जेक्ट लिख दो कि कौन सी सब्जेक्ट के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर पेज में है। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है? इससे ये फायदा होता है इस टेक्निक से कि जो भी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से करी है, देयर विल बी ऑलवेज 2 to 3 सब्जेक्ट विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, जो आपने बहुत अच्छे से करी है, जिसके आपने 400-500 क्वेश्चन लगाए हैं और उनकी जो है स्टैटिक बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो वो सब्जेक्ट आपकी अच्छी होती है। ठीक है? अब होता क्या है कि नॉर्मली जैसे अगर पहला पन्ना आपको एंशिएंट मेडिवल का आ गया, तो मान लो आपको नहीं करना, लेकिन सेकंड पेज आप करना शुरू कर दोगे। सेकंड पेज में साइंस एंड टेक के लेट से क्वेश्चन है, लेकिन साइंस एंड टेक आपकी 4th नंबर की सब्जेक्ट है जो आपकी स्ट्रांग है, 4th स्ट्रांग सब्जेक्ट है, नॉट फर्स्ट स्ट्रांग सब्जेक्ट है। तो आप इसके क्वेश्चन करोगे ना, इसमें भी मान लो आपके 10 क्वेश्चन आपने किए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आपके 4 से 5 सही हो जाए। ठीक है? 4 से 5 गलत हो जाए लेट से। तो जो आपके गलत हो रहे हैं ना, या जिनमें कंफ्यूजन आ रही है, तो उससे कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और 60-70% स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, जो उनकी लास्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट होती है, उसको पहले करते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होता है, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मान लो 10 क्वेश्चन आपने करे, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी नहीं ढंग से आपसे निकल रहे, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आप ना पहले से डिसाइड करके जाओ कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट है स्ट्रांग। जैसे पॉलिटी आपकी स्ट्रांग है, ठीक है? इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी स्ट्रांग हो सकता है। एनवायरनमेंट आपका स्ट्रांग है जिसमें आपने करंट अफेयर टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से लिए हैं। लेट्स से 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, और आपको 100% पता है कि इन 3 सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 to 60 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है? अब आपको क्या करना है ना, जैसे कि आपने शुरू के 5-10 मिनट पेपर को एनालाइज करके ऊपर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के नाम लिखे, तो आपको नीचे जाके क्या करना है कि जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए है ना, जो आपकी फर्स्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट है, मान लो पॉलिटी में आप सबसे अच्छे हो, तो पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे पहले करो जहां भी आ रहे हैं। तो सारे पन्ने पलट के पॉलिटी के क्वेश्चन देखो कौन कौन से पेजेस में है, और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लो आप। ठीक है? सारे अटेम्प्ट कर लो।
अब इसमें जब अटेम्प्ट करोगे ना तो यहाँ पे इटरेशन वाला देख लेना कि यहाँ पे ट्राई करना कि आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही कम रहे। जैसे मान लो 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं तो आपके 10 क्वेश्चन तो फर्स्ट इटरेशन में ही हो जाए, ठीक है। और जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो आप सेकंड इटरेशन के लिए रखो। ये 4 से 5 वो क्वेश्चन है जिसमें थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर या फिर हंच टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आप एक बार रिविजिट करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको 100% आता है और जिसमें 2 ऑप्शन रिमूव हो गए हैं, वो वहीं की वहीं अटेम्प्ट कर लो। मतलब OMR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्क कर लो शीट में 10 क्वेश्चन। सिमिलरली डू इट विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 20 सवाल आते तो 15 कर लो। डू इट विद एनवायरमेंट। करंट अफेयर के साथ तकरीबन 20 सवाल आते हैं तो इसमें भी जो है 14-15 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 10 से 15 जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं हुए हैं, बाकी आपके 50 क्वेश्चंस के आसपास इसमें हो गए हैं, ठीक है। 40 to 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप बताओ, और ये 3 सब्जेक्ट ना आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इसमें 1 घंटे में आपकी ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगी। 1 घंटे क्या, मैं कम ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। कि 40 मिनट्स के आसपास ये सब्जेक्ट हो जाती है, 40 मिनट्स में हो जाती है ये 3 सब्जेक्ट, बिकॉज दे आर इजी। आपको पता है और आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अब आप ये बताओ कि जब 45 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेट से 1 आवर कंप्लीट हो रहा है, अगर उसमें लो कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका क्या होगा, आपके 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके होंगे। और आपको ये पता है क्योंकि ये आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इसमें 40 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो आपके सही है ही हैं। 30 क्वेश्चन तो आपके सही है ही हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, एनालाइज कर लिए, उसमें से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो सही होंगे ही, अगर आपने उसे सेकंड इटरेशन में किया तो आप ये देखो कि आपके पास ऑलरेडी 33 क्वेश्चंस आर ओके, ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो आपको ये पता है कि आपके जो नियरली 60 मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, 50 to 60 मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 आवर में आपको बस जो है ना 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। तो ये देखो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब नॉर्मल केस में देखो, अगर आप नॉर्मल इस वीडियो को अगर ना देखते ना, तो नॉर्मल क्या करते कि पहला पन्ना देखते, दूसरा पन्ना देखते, या तो पीछे से अटेम्प्ट करते, तो उल्टा सीधा चलता आपका हिसाब किताब, ठीक है। फिर आप फर्स्ट इटरेशन लगाते, उसमें आप वो जो है 40-50 क्वेश्चन करते, ठीक है। सेकंड और जो फर्स्ट इटरेशन में ही सारे क्वेश्चन पढ़ भी लेते एक बार में, तो मतलब आपका बेसिक जो है 1 घंटा हो जाता। और फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कितने क्वेश्चन करने, और सब्जेक्ट वाइज तो आपकी कोई अप्रोच रहती ही नहीं, ठीक है। फिर सेकंड इटरेशन में आप जो है दिक्कत कर जाते कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, और बार बार सब्जेक्ट चेंज हो रही है, ठीक है। अब सब्जेक्ट चेंज होने का मतलब है एक क्वेश्चन आप पॉलिटी का कर रहे हो, एक क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स का कर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक का कर रहे हो, तो दिमाग को कितना ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है। आप ये देखो कि सब्जेक्ट चेंज हो रही है, आपका पूरा का पूरा जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो चेंज करनी पड़ रही है आपको अपने माइंड में। तो माइंड आपका बहुत मतलब जोरदार तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, रिलैक्स नहीं हो रहा उसको। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच लेके चलते हो कि एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं पेपर में वो सारे मैं करूंगा, ठीक है, और 1 बाई 1 करूंगा, और एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूंगा, उससे काफी ज्यादा ब्रेन ना स्ट्रेन नहीं खाता है। और उससे एक हमारी प्रॉपर क्रोनोलॉजी रहती है माइंड में कि जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो हम पहले कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, और आपका 1 घंटे में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको ये लगता है कि यस इट इज नियर टू बी क्लियर्ड। कि अगर जो 3 सब्जेक्ट बची हैं, लेट से मेरी हिस्ट्री अभी बची है, लेट से मेरी साइंस एंड टेक बची है, ठीक है, लेट से ज्योग्राफी बची है, तो इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं करूंगा तो एटलीस्ट मेरे जो है 25 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, 20 to 25 सही होने के चांसेस है। तो अगर इतने भी सही हो गए मेरे, तो टोटल मिला के मेरे 55 के अराउंड सही होंगे, तो मेरा नंबर आने के चांसेस हो जाते हैं वहां पर, ठीक है, मेरे 80-90 नंबर आ जाएंगे। तो ये अप्रोच अपने को माइंड में लेके चलनी है, ठीक है। तो क्या तरीका होना चाहिए सबसे बेहतर, जो भी आप इटरेशन वाला करते हो आप वो करो, लेकिन बस मेरा ये ऑल्टरनेटिव है कि आप सब्जेक्ट वाइज करो, कि पेपर में जो भी शीट है, पेपर की शीट है, उसमें ऊपर सब्जेक्ट लिख दो कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या फिर जो भी जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया, करंट अफेयर में सीए लिख दो, ठीक है। और फिर पॉलिटी के क्वेश्चन पहले करो, अगर आपकी पॉलिटी सबसे स्ट्रांग है, वो लिस्ट पहले से बना के जाओ कि कौन सी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप्स की, ठीक है। पॉलिटी मान लो सबसे स्ट्रांग है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन पहले करो, फिर इकोनॉमिक्स के करो, ठीक है, फिर एनवायरमेंट के करो, जैसे जो भी आपकी क्रोनोलॉजी है, ठीक है। और फिर 50 क्वेश्चंस जब पूरे हो जाए आपके, तो एक बार ओएमआर भर लो, मतलब 1 घंटे में ओएमआर भर लो जबी की जबी। फिर देखो आपके कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, जैसे 30-35 कर लिए। सेकंड इटरेशन वाले आप सेकंड इटरेशन के लिए छोड़ दो। फिर जब बाकी के क्वेश्चन है वो आप करो, ठीक है, उसमें आपको जो है 40-45 मिनट्स लगेगा, इसमें भी 40-45 मिनट्स लगेगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करने के बाद आप जो है
उसमें आओ फिर सेकंड इटरेशन वाले में। तो सेकंड इटरेशन वाले आपको ये देखने हैं कि 20 to 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो ना वो फर्स्ट इटरेशन में ही कर लो। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और जो जिसमें 2 ऑप्शन रिमूव हो रहे हैं वो वाले, ठीक है, और हंच वाले तो फर्स्ट इटरेशन में ही कर लो आप। जो बाकी के क्वेश्चन है कि जिसमें एक ऑप्शन रिमूव हो गया, बाकी के 3 में चॉइस है, ठीक है, तो इस तरीके आप सेकंड इटरेशन में डाल सकते हो, या फिर आपको बिल्कुल ही नहीं आता वो सेकंड इटरेशन में डाल सकते हो। तो 2 इटरेशन में आपको पेपर सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर आ रहा है कि 2 इटरेशन से ज्यादा तीसरी इटरेशन में आप जाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप फर्स्ट इटरेशन में ही सॉल्व करो एंड डू देम सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। ट्राई करो, एक मॉक टेस्ट दो, इस अप्रोच से ट्राई करो। और मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड हो जाता है पहले घंटे में ना, तो एक आदमी को होप रहती है कि हाँ मेरा निकल सकता है, हाँ मेरा निकल सकता है, एक फील हैप्पी रहता है, कोर्टिसोल रिलीज नहीं होता है, दिमाग बंद नहीं होता है, और आदमी का दिमाग और ज्यादा तेजी से काम करता है अगर उसको पता है कि मेरा एग्जाम निकल सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम, उस 2 घंटे के अंतराल में, ठीक है। तो आप इस अप्रोच को फॉलो करो जीएस में, और इससे आपके 4 से 5 नंबर का इजीली बूस्ट होता है। 4 to 5 क्वेश्चंस का इजीली बूस्ट होता है, और 10 नंबर बढ़ने के चांसेस इजीली रहते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का गेम है। पेपर में अगर 4 से मतलब पूरे 2 पेजेस के क्वेश्चन आपके गलत हो गए ना, तो आपके बाकी सही क्वेश्चन भी होंगे, उन्हें भी आप गलत करके आओगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि पहले वही सब्जेक्ट करें जिनमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं सी सेट पे। सी सेट का मैंने कई बार बताया, मैं एक और बार बताता हूँ, सिंपल सादा फंडा है। फर्स्ट आवर शुड बी रिजर्व फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी 1 आवर कॉम्प्रिहेंशन। भाई मैथ उठाना ही नहीं है, मैथ रीजनिंग देखना ही नहीं है, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। अब जो कैट लेवल की प्रेपरेशन करे हुए हैं उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं 80-90 मार्क्स लाने पे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। जो 100+ लेके आ रहे हैं वो वीडियो बंद कर दें अभी, मैथ रीजनिंग करना ही नहीं है। पहला घंटा सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आधा घंटा दे लिया, 30 मिनट दे लिया, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देखने लग जाते हैं, फिर मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, फिर वापस कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। ऐसा करना ही नहीं है, सबसे पहला घंटा कॉम्प्रिहेंशन पे देना, क्योंकि जीएस के बाद अगर हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो हमारा माइंड ना जो जीएस की तैयारी है उससे अट्यून्ड रहता है। मैथ में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग देयर, ठीक है। तो जीएस से अलाइंड है कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जब आप करेंगे तो मान लो 26-27 क्वेश्चन आते हैं, आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस को कर लीजिए। फिर उसके बाद ना 10 मिनट का टाइम देना है आपको। मान लो आपने 25 क्वेश्चन किए, अभी ओएमआर भर दो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के साथ, फिर देखो 25 क्वेश्चन हो गए। अब इन 25 में क्योंकि आपने 1 घंटा लगाया है, तो मैं ये जान के चल रहा हूँ आपके 21-22 क्वेश्चन सही होंगे, 20 तो सही होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर 10 मिनट्स उन चीजों में लगाना है ये देखने के लिए कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आप करोगे, फिर मैथ में कितने क्वेश्चन आप करोगे, दैट मीन्स इजियर क्वेश्चंस। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन देता है हर साल, 5 से 10 क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड देता है, जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है, रीजनिंग की जरूरत नहीं है, मैथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देता है हर साल, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, जो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चंस। फिर दूसरे क्वेश्चन वो आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कि रीजनिंग जैसे कैलेंडर वैलेंडर पढ़ा हुआ है, क्लॉक पढ़ा हुआ है। फिर मैथ में आपने जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन या फिर नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो उसके क्वेश्चन कौन कितने आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके मैथ में लेट से आपको 10 सवाल, रीजनिंग में 5 से 6 सवाल, ठीक है, आपको करने हैं। तो टोटल मिला के मैं ये जान रहा हूं कि आप 20 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लो, सॉर्ट आउट कर लो आउट ऑफ दोज 60 क्वेश्चंस, कि 53 क्वेश्चंस बचे, 53 में से 20 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लो जो आपको करने हैं इन 10 मिनट्स में। तो ये एक्सरसाइज आपकी उस वे में हेल्प होगी कि आपको बार बार ना क्वेश्चन करने के बाद हर क्वेश्चन को पढ़ के समझना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत कम होगा, कि आपने पहले ही वो एक्सरसाइज कर लिया कि मेरे को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो 35 to 40 क्वेश्चन है वो आप छोड़ रहे हो, तो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो वो कितने भी डिफिकल्ट हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। पेपर चाहे हद मुश्किल आ गया, आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आपको करने ही नहीं है। तो आप ये देखो कि आउट आउट की 25 क्वेश्चन आपने रीजन उसके किए कॉम्प्रिहेंशन के, फिर 20 क्वेश्चन आपने रीजनिंग प्लस मैथ के किए, आपके टोटल हो गए 45 क्वेश्चन।
आपको 45 से ज्यादा नहीं जाना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके 35 भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना और आपकी एक्यूरेसी सही है, मतलब आपने 25 क्वेश्चन इसके किए कॉम्प्रिहेंशन के और आपको लग रहा है कि 22-23 सही होंगे, और आपने जो है 10-12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिला के किए ना, और आपको लग रहा है कि जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर पे आप आ रहे हो, और वो 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो रहा है, फिर भी आपके 80+ आ रहे हैं। तो 45 से ऊपर तो करने ही नहीं है अटेम्प्ट। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो कैट लेवल की प्रिपरेशन की है ना जिन्होंने, तो वो भी 45+ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनका भी नहीं निकल रहा है, मतलब उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेपर में 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिलाने लायक नहीं है। आप ये मान के चलो ये छोड़ देने हैं, आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो ये मान के चलो आपको 45+ क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपको नहीं निकल रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ आज, ठीक है। तो बेस्ट जो अटेम्प्ट है ना वो 40 to 45 है सी सेट में। लेकिन आप ये इंश्योर करें ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना 40 to 45, दोज आर इजी क्वेश्चंस एंड दोज आर लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चन की वो, और जो लॉजिकल कॉमन लॉजिक से सॉल्व हो रहे हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो आपने पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो बस यही करना है आपको, इतने में ही निकल जाता है। फॉर इंस्टेंस कि आपने लेट से 40 क्वेश्चंस किए, ठीक है, और उसमें आपने 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के किए, लेट से, और 25 क्वेश्चन आपने कॉम्प्रिहेंशन के किए। अब कॉम्प्रिहेंशन के आपके 20 सही हो गए, लेट से आपके मैथ के जो है 10 सही हो गए, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए ठीक है, तो इसमें आप मार्जिन पे आ रहे हो मार्जिन पे आ रहे हो। तो आप ये देखोगे जो 15 क्वेश्चन है ना मैथ और रीजनिंग के, आपको इजी वाले करने होंगे ताकि इसमें एक्यूरेसी आपकी बढ़े। यहाँ पे आपकी 12 क्वेश्चन हो गए तो आपको कट ऑफ क्लियर हो गई, मतलब 28 जो है हमारा एग्जैक्ट मार्जिन है, 28 क्वेश्चन मतलब टोटल नेट करेक्ट आने चाहिए आपके, ठीक है। तो इसमें भी आपका निकल रहा है बेसिकली। तो आप ये देखो कि 15 to 20 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के करने हैं, 25 एटलीस्ट आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं, और आपको 40 to 45 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपका सी सेट निकलेगा। अगर आपके कम है, जैसे आपके 36 37 अटेम्प्ट हुए हैं लेट से, और उससे ज्यादा आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं निकाले जा रहे हैं, तो आप ये एनालाइज करो एक बार कि ये जो आपने करे हैं मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन, क्या वो एक्यूरेसी उनकी 100% है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि आंसर आता है तो भाई 100% एक्यूरेसी के साथ ही आता है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, आपको ये लग रहा है 36 37 की है, लेकिन इसमें 4 से 5 से ज्यादा गलत होने के चांसेस नहीं है, तो इतने में भी आपका नंबर आ जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि इस साल 2023 जब मैंने फॉरेस्ट का एग्जाम दिया था, उसमें सी सेट में मेरे आए हैं 82 मार्क्स। अब मैंने क्या किया था, मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया था, मेरे को लगा था 1 घंटा 10 मिनट। मुश्किल था कॉम्प्रिहेंशन, अब इजी था मुश्किल था आई डोंट नो, लेकिन मेरे को इतना टाइम लगा था। अब 1 घंटा 10 मिनट जब मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में लगा तो 27 26 के आसपास किए थे मैंने, और उसमें मेरे को ये पता था कि 22+ मेरे सही है, एट एनी कॉस्ट मेरे सही है, ठीक है। फिर जो बाकी का मैंने 10 मिनट दिया वो इसी चीज में दिया था कि मैं ये सॉर्ट आउट करूं कि कौन से क्वेश्चन में कर सकता हूं, तो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए कि जो मेरे को बहुत ही आसान लग रहे थे पेपर में। बाकी में इसमें मैथ के सिर्फ 2 सवाल थे, बाकी 8 तकरीबन रीजनिंग के थे, ठीक है, कि जो डेटा सफिशिएंसी वगैरह के थे और रीजनिंग के, ठीक है, ब्लड रिलेशन ये वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये 10 सवाल किए थे, तो नियरली मेरे 36 अटेम्प्ट हुए थे। अब फिर उसके बाद ना मेरे पास फिर भी 10 मिनट्स बच गए थे, क्योंकि ये 10 सवाल थे और मैं आधे घंटे में कर लिए थे ये 10 सवाल, ठीक है, 2 से 3 मिनट भी एक सवाल में दे रहा था तो हो जा रहे थे। अब 10 मिनट बच रहे हैं मेरे पास। अब 10 मिनट में मैंने मैथ के कई सारे क्वेश्चन देखे जो मैं कर सकता हूँ क्या। तो भाई एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं मिला कि मैं कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम और ये जो मैथ सी सेट की प्रेपरेशन है मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया था वो पढ़ना, ठीक है, 4-5 साल से पढ़ा ही नहीं था सी सेट। तो मेरे को ये दिक्कत थी कि हर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, हो ही नहीं रहे सॉल्व, हो ही नहीं रहे। मेरा ये था 40 तक तो पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं हो रहा था, एक भी सवाल नहीं हो रहा था मेरे से। तो उन 10 मिनट में, वो 10 मिनट में बस यही सोचता रहा कि यार कौन सा क्वेश्चन कर दूं, नहीं निकला, तो 36 पे मैं छोड़ के आ गया पेपर को। अब मुझे डर लग रहा था कि सी सेट होगा कि नहीं। तब मैंने घर पे आके की देखी तो हर की से 33 34 के आसपास सही हो रहे थे मेरे, 1-2 ही क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ठीक है, हर की से। अब जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो 82 मार्क्स थे मेरे सी सेट में। अब बताओ 36 अटेम्प्ट पे 82 मार्क्स आ सकते हैं व्हेन योर एक्यूरेसी इज गुड। तो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, और तुक्के तो मैथ और उसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी और रीजनिंग में बिल्कुल नहीं मारने हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में भी जब 2 ऑप्शन आपके रिमूव हो जाए ना और एजम्पशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है, एजम, और वैसे भी तुक्का मार सकते हो, इन्फर्ड
मैसेज वगैरह में भी, लेकिन मैथ और रीजनिंग में तुक्का नहीं मारना है, इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी पे जाना है। चाहे क्वेश्चन कम करो लेकिन एक्यूरेट करो। तो ये मेरी लर्निंग है, इसको आप अपनाओगे तो आपका सीसेट भी अच्छे से निकला और जीएस में आपके नियरली 10 मार्क्स इजीली इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप सब्जेक्ट वाइज करो तो। थैंक यू ऑल।